प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार स्वागत है। तो आज हमने अपने 12वें पाठ की जो भाषा से के अंतर्गत व्याकरण के हम प्रश्नों को कर रहे थे। हमारा 11वां पाठ है थोड़ी धरती पाँव, और भाषा से के अंतर्गत हमने कल किए थे। पहला प्रश्न किया था, इन शब्दों के दो दो समानार्थी शब्द लिखो। समानार्थी आपको पता है, पर्यायवाची समान अर्थ वाले शब्द। तो धरती का मैंने आपको लिखवाया था धरा और पृथ्वी, हवा का लिखवाया था पवन और वायु, खुशबू का सुगंध और महक। ठीक उसी तरह पक्षी का, अरे चिड़िया का पक्षी पक्षी, पेड़ का वृक्ष और तरु, फूल का सुमन पुष्प। उसके बाद हमने दूसरा करवाया था विलोम शब्दों का था, इन शब्दों के विलोम लिखो। ताज़ी का बासी, खुशबू का बदबू, शांत का अशांत, खोना का पाना, बढ़ना का घटना, दुष्कर्म का सुकर्म। तीसरा प्रश्न हमें आज करना था, अनेकार्थी शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। अनेकार्थी शब्दों का हमें वाक्यों में प्रयोग करना था। तो ये आज हमारा तीसरा प्रश्न है। ये भी भाषा के अंतर्गत है, ये व्याकरण से संबंधित है। भाषा से के अंतर्गत आएगा ये प्रश्न। ये हमारा तीसरा प्रश्न। प्रश्न में लिख देता हूं, अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। वाक्यों में प्रयोग करो, प्रयोग करो। तो अनेकार्थी शब्द होता है वह शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ, दो या तीन या उससे अधिक, उसे अनेकार्थी शब्द कहे। तो जैसे अनेक अर्थी, अनेक अर्थी मिलके अनेकार्थी शब्द बने। तो इन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं और हमें इनका वाक्यों में प्रयोग करना। किसका? उनके अर्थ का नहीं, शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। अनेकार्थी शब्द जो है उसका वाक्य में प्रयोग करना है, ना कि उसके अर्थ का। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला शब्द है फल। हमारा पहला शब्द दिया है फल। फल के बच्चे दो अर्थ होते हैं, जैसा कि दे रखा है पाठ में। जैसे आम सेब आदि, तो मतलब पेड़ों से प्राप्त फल है आम सेब आदि। दूसरा है परिणाम। परिणाम या हम नतीजा भी कहते हैं, नतीजा। तो हमें ऐसा वाक्य बनाना है, हमें ऐसा वाक्य बनाना है जिससे कि इसका फल शब्द का अर्थ हमें समझ में आ जाए और पता चल जाए कि हम आम, केला, सेब जो पेड़ों से प्राप्त फल है उसकी बात कर रहे हैं, ना कि नतीजा या फल की, परिणाम की बात करते हैं। जैसे परीक्षा फल, तो हम परीक्षा फल का अर्थ क्या होता है? रिजल्ट। तो वो
या नतीजा या परिणाम, इसका अर्थ अलग हो गया। तो फल एक पेड़ों से प्राप्त, दूसरा का अर्थ होता है नतीजा या परिणाम। तो हम ऐसा वाक्य बनाएंगे जिससे वाक्य से ही साफ हो जाएगा कि हम पेड़ों से प्राप्त जो वस्तुएं हैं, जैसे कि हम कहेंगे यहाँ पे आम से फल कहलाते हैं, तो हमें वाक्य बनाना है। तो है मुझे, अब इसका मैं वाक्य बना रहा हूं, मुझे फल खाना अच्छा लगता है। मुझे फल खाना अच्छा लगता है। तो ये इसका वाक्य है। तो बच्चों ये हमने वाक्य बनाया, किसका? हमने फल का वाक्य बनाया, और इसमें फल का भी फल आया है। मुझे फल खाना अच्छा लगता है। दूसरा वाक्य हम बनाते हैं। मैंने आपको कल बुरे काम का फल भी बुरा होता है। इसमें भी फल का हमने प्रयोग किया है। तो अच्छा जरा ध्यान से देखिए इसको। फल शब्द के, फल शब्द अनेकार्थी, मतलब उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं। फल शब्द अनेकार्थी है, इसका मतलब है उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं। तो पहला वाला हमने आम से केला, जो ये फल होते हैं, ये सबको पता ही है। तो हमने इसका वाक्य बनाया है, मुझे फल खाना अच्छा लगता है। और दूसरा है परिणाम या नतीजे के लिए कहा जाता है। बुरे काम का फल भी बुरा होता है, नतीजा। यहाँ फल का अर्थ क्या है? नतीजा या परिणाम। आगे चलते हैं। इसे आपको नोटबुक में लिखना है। मैं चाहूँगा कि आप भी इसे साथ साथ नोट करते चलें। अब चलते हैं दूसरे शब्द। दूसरा शब्द है हमारा मत। मत के दो अर्थ होते हैं। कौन कौन से? पहला है राय। राय और मत, एक का अर्थ होता है नहीं। मत का अर्थ होता है राय। जैसे मत मतलब किसी व्यक्ति की राय, और मत का नहीं के लिए भी आता है। यह काम मत करो, पेड़ों को मत काटो। मत काटो मतलब नहीं काटो, काटना नहीं है। पेड़ों को मत काटो, तो मत का अर्थ होता है नहीं, और यहां मत का है राय। जैसे लोगों का मत है, जैसे किसी गांव में सड़क बनवाना हो, लोगों का मत है कि गांव में सड़क होनी चाहिए, या लोगों का मत है गांव में बड़ी पाठशाला होनी चाहिए। मत मतलब राय। तो इनके अब हम अर्थ लिखते जाते हैं। वाक्य बनाना है। तो लोगों का मत, लोगों का मत है कि गांव में
होनी चाहिए। तो यहाँ पे मत जो है इसका अर्थ है राय। सभी व्यक्ति उनकी राय है कि गांव में एक पाठशाला होनी चाहिए। दूसरा का अर्थ है नहीं, तो इसको जरा हम ब्रैकेट में लिख देते हैं कोष्टक में ताकि कंफ्यूजन न रहे। मत, पेड़ों को मत काटो, पेड़ों को मत काटो। यहां मत का अर्थ है नहीं, यहां पे मत का क्या अर्थ है? नहीं। और पहले वाक्य में मत का अर्थ है राय। तो बच्चों ऐसा वाक्य बनाना है ताकि हमें इनके अर्थ जो है स्पष्ट हो जाए, इनके जो अर्थ हैं वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए। तो ये था हमारा। अगला एक और शब्द है सोना। तो इसको बच्चों नोट कर लो, एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं। मत का अर्थ होता है राय। लोगों का मत है कि गांव में पाठशाला होनी चाहिए। और दूसरे इसी मत का अर्थ एक होता है नहीं। तो पेड़ों को मत काटो, मत करें नहीं काटो। अब चलते हैं अगले शब्द पे। हमारा अगला शब्द है सोना। हमारा अगला शब्द है सोना। क्या अर्थ है इसके? एक होता है नींद, और एक है एक धातु। आपको पता है सोना एक धातु होती है, पीले रंग की धातु जिससे आभूषण बनते हैं। एक सोने को, नींद को भी सोना कहा जाता है। और जो पीली धातु जिससे आभूषण बनता है, जो काफी कीमती होती है, उसको भी सोना कहा जाता है। तो हमें वाक्य ऐसे बनाना है कि नींद वाला भी और एक धातु वाला भी, हमें ये दोनों का अंतर समझ आ जाए। लिखेंगे हमें 7 घंटे कम से कम सोना चाहिए। हर व्यक्ति का तो अलग अलग समय हो सकता है। कहते हैं बच्चों को 7-8 घंटे की नींद चाहिए, तभी वही उनका किसी काम करने में दिल लगेगा। तो लिखेंगे हमें 7 घंटे सोना चाहिए। तो यहां सोना का अर्थ है नींद के लिए कहा गया है। हमें 7 घंटे सोना चाहिए, बच्चों को 7 घंटे सोना चाहिए। ये भी वाक्य लिख सकते हैं, बच्चों को 7 घंटे सोना चाहिए। तो ये जरूरी है सोना। अब आ जाते हैं धातु सोना। सोना का अर्थ है चमकदार धातु जो पीले रंग की होती है, गहने बनते हैं। अब आ जाते हैं सोना का एक अर्थ। सोना बहुत महंगी धातु
महंगी धातु क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत महंगी होती है। लोहा बहुत सस्ता होता है, सोना बहुत ही महंगा होता है। तो इसीलिए तो यहाँ पे सोना का अर्थ है एक कीमती धातु, और यहाँ पे सोने का अर्थ है नींद। हमें 7 घंटा सोना चाहिए, तो नींद के लिए हमने इसको प्रयोग किया है। दूसरा है धातु के लिए, सोना बहुत महंगी धातु है, सोना बहुत महंगी धातु है। तो इसे आपको नोट कर लेना है। अब हम चलते हैं, अब करने की बारी। ये हमने चर्चा के द्वारा कर रखा है। तो बच्चों चलते हैं, ये हमारे अब करने की बारी। अब करने की तो आपको सूची बनाना है। पहला का प्रश्न बहुत ही आसान है। तुम्हारे घर के पास कौन कौन से पेड़ पौधे, पशु पक्षी आमतौर पर नजर आते हैं? तो पेड़ पौधे और पशु पक्षी की सूची बनानी है आपको। पहले आप बनाएंगे पेड़ पौधे। तो इसमें जैसे गुलाब का फूल आ गया, नीम का पेड़ आ गया, और दूसरा आपको सूची बनानी है, वो बनानी है पशु पक्षी। पशु पक्षी, पशु और पक्षी की सूची बनानी है। तो इसमें आपका आ गया तोता, मैना, गिलहरी, बिल्ली, कुत्ता, इन सब की सूची बनानी है। करीब 10-10 जानवर कम से कम आपको दिखेंगे। ये हमने ऑनलाइन क्लास में भी आपको चर्चा करके ये सब बताया था। तो इसे आप अपने रफ में करेंगे और ऑनलाइन क्लास में भी मेरे साथ इस पर चर्चा करेंगे। घर और स्कूल में ऐसे वस्तुओं की सूची बनाओ जिनको पाने के स्रोत पेड़ पौधे हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया था किन किन चीज़ों से हमें, पेड़ पौधों से जो हमारे घर में हैं और जो हमारे स्कूल में हैं। जैसे आपको मेज, कुर्सी, दरवाजे, खिड़कियाँ, इन सब के लिए पेड़ पौधों की मतलब पेड़ से ही लकड़ी प्राप्त होती है, ये सबको पता है। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये हमारा ख प्रश्न है। तो जैसे हो गया दरवाज़ा, उसके बाद मेज, बच्चों की कुर्सियाँ, पेंसिल पर लोग ध्यान नहीं देते, पेंसिल भी पेड़ की लकड़ी से ही बनती है। और उसके अलावा दरवाजे हो गया, खिड़कियाँ हो गए, पलंग, घर में पलंग होता है, मेज होती है, कुर्सी होती है, स्कूल में भी मेज कुर्सी पल होते हैं। उसके अलावा दरवाजे, खिड़की, बच्चों के डेस्क, तो ये सारी चीज़ पेड़ों से बनने वाली चीज़ें हैं। तो इसके आपको सूची बनानी है। हमने आपको ऑनलाइन क्लास में भी इसके बारे में बताया था। अगला है ग प्रश्न। पेड़ पौधों के बारे में पत्र पत्रिकाओं से कविता इकट्ठा करो और कक्षा में सुनाओ। तो कविता मैंने बताया था, पेड़ों पे बहुत सारे कवियों ने कविता लिखी है, और आपको ये ऑनलाइन क्लास में मैंने होमवर्क दे रखा है कि पेड़ पौधों पे एक कविता सुनानी है आपको। ये नेट पे मिल जाएगी। तो इस समय स्कूल तो जा नहीं रहे, लाइब्रेरी से की तो बुक नहीं, लेकिन नेट पे आपको पेड़ पौधों की बहुत सारी कविताएं मिल जाएगी। क्योंकि ये जो पेड़ पौधे हैं कवियों को बहुत आकर्षित करते हैं, प्रभावित होते हैं वे, और वे ज़रूर इन पे कविताएं लिखते हैं। खासकर जो बच्चों के लिए बहुत सी कविताएं मिलेगी। ऑनलाइन क्लास में भी हम सुन रहे हैं, बच्चे इसको ध्यान से सुनाते हैं। अब आ जाते हैं अपने ख प्रश्न पे। हमारे देश में पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। पेड़ पौधों को काटने से बचाने के लिए चलाए गए चिपको आंदोलन के बारे में अध्यापिका पत्र पत्रिका या इंटरनेट से जानकारी प्राप्त करो।
तो मैंने आपको चिपको आंदोलन के बारे में बताया था कि कैसे लोग पेड़ को बचाने के लिए पेड़ों के साथ चिपक गए थे। जब ठेकेदार आया था पेड़ों को काटने के लिए, तो गांव के सभी लोग पेड़ों को बहुत प्यार करते थे, लेकिन जो ठेकेदार था वो मान नहीं रहा था। वो पेड़ों को काटने के लिए मजदूरों को लाया था। तो गांव के लोगों ने पेड़ के साथ चिपट करके पेड़ों को बचाया, क्योंकि जो मजदूर थे, जो ठेकेदार लाया था पेड़ को काटने के लिए, वे पेड़ को नहीं काट पाए, क्योंकि लोग पेड़ के साथ चिपटे हुए थे। अगर वे पेड़ को काटते तो लोगों को पहले काटना पड़ जाता, और वे ऐसा नहीं कर सकते थे, और लोगों के हट के कारण ठेकेदार को बिना पेड़ काटे ही जाना पड़ा। तो इसको चिपको आंदोलन कहा गया, क्योंकि लोग पेड़ों को अपने भाई मानते थे, और सभी लोग, गांव के सभी लोग पेड़ों के साथ चिपक गए थे। तो इसीलिए चिपको आंदोलन कहा गया। पेड़ के साथ चिपक करके उन्होंने पेड़ की रक्षा की थी, और इसके बारे में आप और पता लगा रहे हैं। ऑनलाइन क्लास में हम लोग चर्चा करते ही हैं। अगला प्रश्न था, पेड़ों की उपयोगिता और उनके संरक्षण के बारे में पोस्टर बनाकर एक नारा भी लिखो। तो हमने आपको बताया था कि एक पोस्टर बनाना है पेड़ पौधों के बारे में, और एक नारा भी लिखेंगे कि पेड़ों के बिना पेड़ ही धरती का श्रृंगार है। हमने बताया था पेड़ों के बिना जीवन नहीं है। तो ये सब हम एक नारा लिखना है और पोस्टर बनाना है। पेड़ों में कैसे कैसे गुण होते हैं पढ़कर जानो। तो पेड़ों के गुणों के बारे में भी मैंने बताया था। पेड़ न केवल लकड़ी देते हैं बच्चों, बल्कि छाया देते हैं। जैसे कि अगर छाया के लिए भी लोग शेड बनवाते हैं, आपने देखा होगा, और वो जो शेड और पेड़ की जो डाल की जो छाया होती है, वो दोनों में फ़र्क होता है। अगर आप कोई लोहे के या सीमेंट का कोई शेड बनवाएंगे या तो क्या होता है, धूप पड़ने पे भी गर्म हो जाता है, और जो नीचे व्यक्ति उसे छाया प्राप्त कर रहा होता है उसको बड़ी गर्मी लगती है। लेकिन पेड़ की जो छाया होती है, जो पेड़ की पत्तियों से मिलती है, डालियों से मिलता है, वो काफ़ी अच्छी होती है। उसके नीचे शीतलता मिलती है, वो गर्म नहीं हो पाता। तो पेड़ हमें छाया देते हैं। लोग इसको छाया की कीमत नहीं लगा पाते। जो पेड़ की जो छाया होती है, और पेड़ की केवल इतना छाया ही नहीं बल्कि पेड़ ऑक्सीजन भी देता है। अगर कोई व्यक्ति अस्पताल में बीमार हो जाता है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसका हज़ारों में और कभी कभी तो लाखों में भी बिल चला जाता है। लेकिन पेड़ हमें मुफ्त में बिना पैसा लिए शुद्ध हवा देते हैं। तो केवल छाया ही नहीं, ऑक्सीजन भी देते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ मैंने आपको बताई थी, ये प्रदूषण को कम करते हैं। जो जहरीला धुआं, जहरीली गैसें होते हैं, उनको अपने में सोख लेते हैं, और हम कहेंगे कि वातावरण को साफ और स्वच्छ करते हैं। तो ऑक्सीजन देते हैं। हम लोग केवल लकड़ी और फल फूल के बारे में ही ज़्यादा जानते हैं। हमें लगता है कि जो पेड़ है वे केवल लकड़ी देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, लेकिन हम उसका ऑक्सीजन देने वाला गुण, उसके प्रदूषण देने वाले गुण को भूल जाते हैं। उसके अलावा छाया देता है, और सबसे बड़ी बात बच्चों, सुकून देता है। लोग बाग बगीचे में घूमने क्यों जाते हैं? क्योंकि मनुष्य लाखों साल से पेड़ पौधों के साथ रहा है, और वह उनसे अलग होके विचलित हो जाता है, बेचैन हो जाता है। इसीलिए जब भी मनुष्य को, आपको जब भी समय मिलता है, तो लोग घूमने के लिए प्रकृति की गोद में जाना चाहते हैं, जहाँ हरी घास हो, पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी हो, क्योंकि वही हमारा स्वाभाविक निवास है। हम वहीं पे अपने आप को सबसे ज़्यादा सुखी पाते हैं। तो इसीलिए बाग बगीचे, गार्डन, पार्क इसीलिए बनाए गए हैं कि मनुष्य जब समय मिले तो अपने घरों से निकलकर वहाँ पे जाए तथा उसका मज़ा ले। तो ये थे बच्चों पेड़ों के गुणों के बारे में मैंने बताया। इसके अलावा पेड़ औषधि देते हैं, तरह तरह की दवाइयाँ जो है
पेड़ों से बनती हैं, और उन्हीं में तुलसी का पौधा आप जानते हैं, नीम का जो गुण होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो इसी पे एक कहानी भी दिया हुआ है, नीम का जादू। तो मैं अभी आपको एक कहानी पढ़ के सुनाता हूँ, ये हमारे पाठ में ही दिया हुआ है, और फिर आपको इसका मैं अर्थ भी समझाऊंगा। पुराने समय की बात है, दूर किसी देश में एक जाने माने हकीम रहते थे। एक दिन वे किसी ने उन्हें बताया कि हिंदुस्तान में एक बड़े गुणी वैद्य हैं। यह सुनकर हकीम साहब ने अपने एक शिष्य को बुलाया। उन्होंने उसे वैद्य जी का पता बताया और एक चिट्ठी देते हुए कहा, वैद्य जी को मेरा सलाम कहना और एक चिट्ठी उन्हें दे देना। एक बात का ध्यान रखना कि लंबे सफ़र में रास्ते में जहाँ भी बबूल या इमली का पेड़ मिले, रात को उसी के नीचे आराम करना। शिष्य चिट्ठी लेकर चल दिया और वैसा ही किया जैसा कि हकीम साहब ने कहा था। कुछ दिनों में वह वैद्य जी के पास जा पहुंचा तो उसका सारा शरीर फोड़ों से भर गया था। शिष्य ने चिट्ठी वैद्य जी को दी और हकीम साहब का सलाम पहुंचाया। वैद्य जी ने चिट्ठी खोली तो हैरान रह गए कि चिट्ठी तो कोरी थी, उसमें कुछ भी न लिखा था। वे कुछ देर सोचते रहे, फिर शिष्य से उसके सफ़र के बारे में पूछा। कहने लगे कि तुम आराम करो, मैं कल इस चिट्ठी का जवाब दूंगा। अगले दिन उन्होंने शिष्य को चिट्ठी देते हुए कहा, देखो रास्ते में जहाँ भी नीम का पेड़ मिले, रात को उसी के नीचे आराम करना। शिष्य वापस चल दिया। उसने वैसा ही किया जैसा कि वैद्य जी ने कहा था। जब वह हकीम साहब के पास पहुंचा तो उसके शरीर पर फोड़ों का नाम निशान तक न था। हकीम साहब ने चिट्ठी खोली तो वह भी बिल्कुल कोरी थी। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई, उन्हें जवाब मिल गया। तो बच्चों, हकीम साहब ने वैद्य जी के बारे में जानना चाहा कि क्या वह सचमुच गुणी हैं, क्या वे सचमुच एक अच्छे वैद्य हैं। तो उन्होंने अपने शिष्य को जान करके एक चिट्ठी दी और उसे कहा कि जहाँ भी आप विश्राम करना रात को, तो इमली और बबूल के पेड़ के नीचे करना, क्योंकि उन पेड़ों के नीचे सोने से लोगों को फोड़े फुंसियाँ निकल आती हैं। तो ये जब वैद्य जी के पास पहुंचा और जब चिट्ठी दी, वैद्य जी ने देखा चिट्ठी तो कोरी है, उस पर कुछ लिखा ही नहीं था। तो वैद्य जी समझ गए कि जो हकीम साहब हैं उनको परखना चाहते हैं। तो उन्होंने शिष्य को भी एक कोरा पत्र ही दिया और कहा कि जाके हकीम साहब को दे दीजिएगा, और आपको जाते समय क्या करना है, रात्रि विश्राम के लिए केवल नीम के पेड़ के नीचे ही रुकना है, क्योंकि वे जानते थे कि नीम के पेड़ का ऐसा गुण होता है कि उससे फोड़े फुंसियाँ ठीक हो जाती हैं। और उनके शिष्य ने वैसा ही किया। जब वे हकीम जी के पास पहुंचा तो उसके शरीर पे कोई भी फोड़े फुंसी नहीं थी। और जब हकीम साहब ने अपने शिष्य को देखा कि वह चंगा वाला है, ठीक है, तो उनको भी समझ आ गया कि सचमुच जो हिंदुस्तान के जो वैद्य हैं वे सचमुच गुणी होते हैं। उन्हें ज़रूर नीम के पेड़ का गुण जो है वे पता था। तो बच्चों, ये बहुत अच्छी कहानी थी। तो इसी का नाम था नीम का जादू। नीम का जादू था, और इसमें नीम के गुण के बारे में बताया गया है कि कोई भी अच्छा वैद्य हो चाहे हकीम हो, वे नीम के पेड़ से ज़रूर जानता है कि नीम के पेड़ में के पत्ते में गुण होता है, उसके जड़ों में गुण होता है, उसकी छाल में गुण होता है, उसके फल फूल में भी गुण होता है। तो नीम का पूरा पेड़ एक छोटी मोटी दवाई की दुकान की तरह होती है, और ख़ासकर फोड़ी फुंसियों को तो वह बहुत जल्दी ही ठीक कर देता है। तो यही जांचने के लिए हकीम जी ने अपने शिष्य को भेजा था, और उन्हें उत्तर मिल गया था कि जो हिंदुस्तान के वैद्य थे वे सचमुच काफ़ी गुणी थे, उन्हें नीम के पेड़ का गुण पता था। तो बच्चों, ये था हमारी कहानी। कल से हम अपने नए पाठ पे आ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।